अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 17 पढ़ रहे हैं और सबक का मौजू है फरार। आज हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि डेंस जो कि कैद खाने से आज़ाद होने के लिए वो फारिया की लाश को थैले से जब बाहर निकालता है और अपने आप को थैले में रख के रखता है, वो सी देता है थैले को। फिर उसको दो बंदे वहां से उठाते हैं और उसको उठा के वो स्ट्रेचर में उठा के उसको फिर वो पानी में एक पत्थर के साथ बांधते हैं उसकी टांगे, तो उसे फिर पानी में वो फेंक देते हैं। तो इससे आगे क्या हुआ फिर वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी किताब लें, सफ़ा नंबर 115 देखें आप। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। डेंस पानी में गिरने की वजह से हवास बाख्ता था, उसे समंदर में फेंका गया था। भारी पत्थर जो उसके पांव से बंधा हुआ था उसे नीचे तह में खींच रहा था। समंदर ही इस जेल का कब्रिस्तान था। कहते हैं डेंस जब पानी में उसको गिराया गया तो वो डर गया था, उसे समंदर में फेंका गया और भारी पत्थर उसके पांव के साथ बंधा हुआ था जो कि उसको नीचे की ओर ले जा रहा था, पानी की नीचे सतह में खींच रहा था। समंदर ही इस जेल का कब्रिस्तान था, यानी कि जब भी कोई इस जेल में फौत हो जाता, मर जाता, तो फिर वो इसको उस इंसान को फिर उस इंसान की लाश को उसी समंदर में फेंक देते। इसीलिए कहते थे कि इस जेल का कब्रिस्तान यही समंदर था। डेंस का चाकू उसके दाएं हाथ में था। उसने जल्दी जल्दी थैला फाड़ दिया और अपने बाजू और सर आजाद कर लिया, लेकिन भारी पत्थर उसको अब भी नीचे खींच रहा था। अब वो झुका और अपनी पूरी कुव्वत से एक ही झटके में पांव की डोरी काट कर पानी की सतह पर उबर आया। उसने गहरी सांस ली और पानी के नीचे तैरते हुए आगे बढ़ा ताकि गोर्गन उसको न देख सके। कोई 50 गज की दूरी पर वो फिर उबरा। उसने देखा कि आसमान सियाह था, लहरें जोर जोर से उठ रही थी जो तूफान आने की पेशखेमा थी। उसके पीछे काले आसमान, काले समंदर से भी काले वो चट्टान थी जिस पर जेल खाना मौजूद था। सबसे ऊंची चोटी पर टार्च की रोशनी में दो साए समंदर की सतह को देख रहे थे जहां से उन्होंने अपनी दानिश में लाश फेंकी थी। डेंस को ख्याल हुआ कि शायद उन्होंने इसकी चीख सुन ली थी। उसने दोबारा डुबकी लगाई और देर तक सांस रोक कर आगे बढ़ता रहा। जब वो दोबारा उबर आया तो साए दूर जाते हुए दिखाई दिए। तो अब डेंस ने क्या किया, उसके दाएं हाथ में यानी कि उसके राइट हैंड में एक चाकू था। उसने उस चाकू से थैले को फाड़ दिया और अपने आप को आजाद करने की कोशिश की। अपने बाजू और अपने सर को उन्होंने आजाद किया, लेकिन जो पत्थर उसके साथ भारी बांधा हुआ था वो उसको नीचे की ओर ही खींच रहा था। अब वो झुक के उसने फिर अपनी ताकत के साथ पाँव से भी डोरी काट ली और अपने आप को एक सतह एक साइड पे ले आया। उसने एक गहरी सांस ली और पानी के नीचे तैरते हुए आगे बढ़ा और उसको ये था मुझे कोई देख ना ले। तो इसी तरह कोई 50 गज की दूरी पर वो जब उबरता है, पानी से बाहर आ जाता है, तो वो देखता है कि आसमान काला है, लहरें जोर जोर से उठ रही थी। तूफान का पेशखेमा यानी किसी वाक़े की तमहीद, किसी वाक़े की तरफ इशारा दे रहा था। पानी इतनी जोर से लहरें उठ रही थी समंदर में। तो उसे वो वहां से देख रहा था कि जहां से मतलब उस चट्टान की तरफ देख रहा था जहां से उसको फेंका था इस समंदर में उन्होंने। वो शायद उन्होंने इसकी चीख सुन ली थी। उसको लगा कि शायद इन आदमियों जिन्होंने कि मुझे यहाँ फेंका है इस समंदर में, शायद उन्होंने मेरी चीख सुन ली होगी, इसलिए वो दोबारा से डुबकी लगाता है, पानी में छुप जाता है और आगे जाके उबरता है। जब उबरता है तो उसको फिर उन लोगों के साए उनको फिर धीमे दिखाई देने लगे, यानी कि दूर उनका साया जाता हुआ नजर आया डेंस को। जेल से रिहाई तो नसीब हुई थी, अब समंदर से कैसे नजात मिले। जहाज रां होने की हैसियत से वो जानता था कि टुबोलिन का आज़ाद जजीरा यहाँ से सिर्फ 3 मील के फासले पर है, लेकिन रात के अंधेरे में सिमत का तयन मुश्किल था। उसी वक्त पलेनेर एक दूसरे जजीरे की रोशनी की मीनार से रोशनी की एक लहर समंदर की तरफ फेंकी गई। अब वो जानता था कि पलेनेर जजीरे से जरा बाएं सिमत अगर वो अपना सफर जारी रखे तो टुबोलिन
جزیرے میں پہنچ سکتا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت اور استقلال سے تقریباً 1 گھنٹے تک تیرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب ٹیبولین قریب ہی ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہو تو پھر خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اب وہ دھیمی رفتار سے تیر رہا تھا۔ آسمان اور سیاہ ہو گیا، یعنی کہ کالا ہو گیا تھا۔ کالے بادل اس پر حملہ آور تھے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی وقت اس نے اپنے گھٹنے سے کسی چیز کے ٹکرانے اور چوٹ لگنے سے سخت درد محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹولا تو یہ ایک چٹان تھی۔ وہ چٹان پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ٹیبولین جزیرے کے ساحل پر تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑا آگے چل کر وہ ساحل کی ایک ہموار چٹان پر لیٹ گیا۔ رمجم بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور ہوائیں بھی تیز چل رہی تھیں، لیکن وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اس کو اندازہ، کیونکہ یہ خود ایک جہاز ران تھا، جب اس کو پھینکا گیا تو اس کو لگا کہ ٹیبولین ایک جزیرہ تھا، تو اس جزیرے کا اس کو پتا تھا کتنی دوری پر پھر دوسرا جزیرہ مجھے ملے گا، پلین ایئر جزیرہ۔ تو اسی وقت پلین ایئر ایک دوسرے جزیرے کی روشنی اس کی طرف جب اس کو روشنی کی طرف نظر پڑتی ہے، اس کو پتا تھا کہ پلین ایئر جزیرے سے بائیں کی سمت یعنی کہ رائٹ سائڈ سے پھر وہ اپنا جب سفر جاری رکھے گا تو وہ ٹیبولین جزیرے سے میں پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنی پوری قوت یعنی کہ طاقت کو مضبوطی کے ساتھ اس نے استعمال کیا اور 1 گھنٹے تک وہ تیرتا ہی رہا۔ اب وہ ٹیبولین قریب ہی ہوگا، لیکن اگر وہ اب خود اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ خدا نخواستہ میں اس جگہ اگر نہیں پہنچا تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے جسم میں ایک خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی رفتار کو جاری رکھا۔ اس کو سیاہ رنگ کے بادل جو ہے کہ آسمان میں نظر آ رہے تھے، اس پر حملہ آور تھے، اس کو دکھائی دے رہے تھے، تو اسے اپنے اس کے گھٹنے سے ایک چیز ٹکراتی ہے، اسے چوٹ لگنے سے سخت درد محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے ٹٹولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ایک چٹان پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ چٹان پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جب تو اسے وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹیبولین جزیرے کی ساحل پر تھا۔ پھر وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور آگے چل کر ایک ہموار چٹان پہ وہ جب لیٹ جاتا ہے، ایک پلین چٹان پہ وہ پھر لیٹ جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے تو پھر ہوائیں بھی تیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ گہری نیند سو چکا ہوتا ہے اسی چٹان پہ۔ تو یہ تھا لیسن آپ کا فرار۔ شکریہ۔